अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीली होने जा रही है और इस तब्दीली का अमल जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा आज रिटायर हो गए। जस्टिस याहिया अफरीदी कल ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, अटॉर्नी जनरल और खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी खिताब किया। काजी फायज ईसा ने कहा कि हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। जो लोग आज फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अलविदाई रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी खिताब किया और कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को बहुत अच्छा इंसान पाया। एक तरफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिटायरमेंट पर दिल उदास है, तो दूसरी तरफ खुशी भी है कि काजी फायज ईसा अच्छी सेहत के साथ रिटायर हो रहे हैं। अलविदाई फुल कोर्ट जो रेफरेंस था, इसमें सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक शरीक नहीं हुए। दूसरी जानब सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और मरासला आज सामने आया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से कुछ बड़ी सीरियस बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत रोकने की बजाय इसके मजीद दरवाजे खोले। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की, आईनी हदूद से तजावुज पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी और जस्टिस ईसा के एजाज में भी रेफरेंस में शिरकत नहीं करूंगा। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, जबकि जेयूआई के तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस बनाने का यकीन दिलाया था। अब ये जो अदालत की ट्रांजिशन है, इसको पार्लियामेंटेरियंस और खासकर पार्लियामान किस तरह से देखती है, और ये जो ट्रांजिशन है क्या ये अदलिया और पार्लियामान के ताल्लुकात को फिर से ठीक कर सकती है? इस पर प्रोग्राम के पहले इससे में बात होगी और साथ ही साथ संगजानी के करीब जो पेश आने वाला वाकया है, जिसमें हुकूमत का ये कहना है कि वहां पर तहरीक इंसाफ के जो लोग थे जो गिरफ्तार हैं, जो वर्कर्स और जिनमें एमपीएस भी शामिल हैं, उनको छुड़वाने की जो है वो कोशिश की गई और पुलिस वालों पर फायरिंग की गई। ये भी एक ऑनगोइंग स्टोरी है, एक डेवलपिंग स्टोरी है। इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। शाजिया मरी साहबा सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शाजिया मरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जुडिशियल ट्रांजिशन पे तो मैं जरा बाद में आता हूं, क्योंकि खासी तफसील में आपसे इस पर जो है वो बात करनी, लेकिन पहले ये जो प्रिजन वैन्स पर हमले वाला वाकया है, इसको आप किस तरह से देखती है और क्या रद्दअमल है आपका इसके ऊपर? देखिए, रहमान, मेरा ताल्लुक एक ऐसी पार्टी से है जिसने हमेशा ही कानून और आइन के एहतराम को तरजीह दी है। हमारे साथ लातादाद नाइंसाफियां हुई हैं। हमें ऐसे ऐसे केसेस में उलझाया गया, ऐसे ऐसे केसेस बनाए गए हमारी लीडरशिप पर जो साबित नहीं हुए, लेकिन उनकी सजा हमारे लीडर्स ने काटी है। जरदारी साहब की 12-13 साल की जो कैद है वो तो अंडू नहीं हो सकती, लेकिन वो बेगुनाह साबित हुआ, उनकी बेगुनाही साबित हुई और पता ये चला कि वो 13 बरस उन्होंने जेल में ऐसे ही गुजार लिए। लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि सियासी जमातों का ये काम है कि अपने कारकुनान को कानून पर अमल करने के अहकामात जरूर दें, क्योंकि अगर हम ही कानून को हाथ में लेंगे, अगर हम ही आइन को तोड़ेंगे तो इसकी पासदारी कौन करेगा? कतई नजर इसके कि किस पर कौन सा केस है। देखिए, अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है। हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली भी कहा है और आपके तवस्सुत से भी ये कह रहे हैं कि जो जो केस बने हैं आप उनका सामना करें जिस तरीके से एक सियासी कारकुन को करना चाहिए। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, अगर आप आइन को तोड़ेंगे, तो फिर उसकी जो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतने पड़ते हैं। मैं तो यही आपके तवज्जुह
से कह सकती हूँ, और बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर के नाइंसाफियां हमने बहुत देखी हैं, शदीद देखी हैं। हमने तो पीटीआई के दौर में भी देखी हैं, लेकिन कोशिश हमेशा हमारी ये रही है कि हम कानून को फॉलो करें, कानून के तकाजों को पूरा करें और कानून के फोरम से ही इंसाफ की तवक्का करें, बेशक हमें मिले या ना मिले। ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये जो ट्रांजिशन जिसका प्रोसेस चल रहा है अदालत में, आपकी बतौर सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आने वाले चीफ जस्टिस से क्या तवक्कुआत क्या हैं? देखिए, ये एक ट्रांजिशन है यकीनन, और पाकिस्तान के अंदर अभी तक मैं समझती हूँ कि जमहूरियत उस तरीके से मजबूत नहीं हुई है जो हमारी ख्वाहिश है। जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने कई बरस पहले ये कहा था कि डेमोक्रेसी तो हमें मिली है, लेकिन हमें मजीद डेमोक्रेसी की जरूरत है। हमें इसी डेमोक्रेसी को इतना मजबूत करना है कि इसको ये खतरात जो वक्तन फवक्तन इसके सामने होते हैं वो खत्म हो जाए। मतलब हम इतने श्योर हो जाएं कि जी डेमोक्रेसी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें इदारों को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, आइन के अंदर जिसका जो रोल है उसको अदा करने की जरूरत है। आइन के अंदर अल्लाह ताला के बाद जो अहम एक चीज, जो एक फोरम है, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का फोरम है, यानी कि अवामी नुमाइंदों का फोरम है, यानी कि अवाम को वो इंपॉर्टेंस दी गई है। तो यकीनन पार्लियामेंट को वो एक पार्लियामेंट का एहतराम और पार्लियामेंट की सिग्निफिकेंस है। अब पार्लियामेंट के अंदर आइन भी बना है, पार्लियामेंट के अंदर कवानीन भी बने हैं, और वही कवानीन पार्लियामेंटेरियंस को भी फॉलो करने हैं, पार्लियामेंट को भी फॉलो करने हैं, एग्जीक्यूटिव को भी फॉलो करने हैं, जुडिशरी को भी फॉलो करने हैं और सिक्योरिटी इदारों को भी करने हैं। तो हमें पार्लियामेंट को अपना ताकत का महवर समझने की जरूरत है। उसको जितनी मर्तबा आप चैलेंज करेंगे मुल्क नुकसान उठाएगा, और ये हमने माजी में एडवेंचर्स देखे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जी ये इस अमल को, एक ट्रांजिशन को होने देना चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए, और इसमें जिस तरीके के अभाम या जिस तरीके की कंसर्न या जिस तरीके की एक हाउ वुड आई से चैलेंज करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये कोई मेरे लिए अच्छी बात है ना, आपके लिए अच्छी खबर है। जो कि विल ऑफ द पीपल की रिप्रेजेंटेशन है, एक इदारे के तौर पर आप जो इस वक्त जुडिशरी के अंदर जिस तकसीम की बात की जाती है, जिस तरह से आज जो अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें 5 जजेस नहीं गए, आप इस तकसीम को किस तरह से देखती हैं? इसके असरात क्या हो सकते हैं? अगर आप मुझसे बिलखुसूस इस चीज पे बात करें जो आज जो ऑनरेबल जज साहिबान नहीं गए या एक खत आ गया, मैं इसे बहुत अनफॉर्चुनेट समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। काश के ऐसा ना होता, काश के ये चीज किसी को अगर अच्छी ना भी लगी, किसी की नॉमिनेशन थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, तो उसको इस तरीके से सामने नहीं आना चाहिए था, मेरा ये ख्याल है। और आपने अपने इब्तदाई जो उसका आपने बयान किया इब्तदाई में, तो उसमें भी आपने कहा कि ऑनरेबल जज का ये मुतवक्का था चीफ जस्टिस बनना, और हमें भी यही लग रहा था। चीजों ने एक अलग रुख लिया और एक अलग हकीकत सामने आई, लेकिन वो हकीकत आइन की प्रोसेस से आई है ना, मेरे और आपकी कोई सोच से या हमारे कोई प्लान से तो नहीं आई है, लेकिन आइनी फोरम, एक आइनी तकाजा पूरा हुआ है, एक नाम आया है। और मैं ये समझती हूँ कि इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम के इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि हम आगे बढ़ें और कबूल करें पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट की जो मैं कहूंगी कि जो सैंक्टिटी है, उसे कबूल करें। और महाज आराई पाकिस्तान ने बहुत देखी है, और महाज आराई से अब हमें ये सबक हासिल होना चाहिए कि पाकिस्तान नीड्स स्टेबिलिटी। ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस आर आवर इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी हो, सिक्योरिटी के इदारे हो, पार्लियामेंट हो, यू नेम इट, ये इदारे हमारे हैं, ये किसी और के इदारे नहीं हैं। लेकिन इन ये इदारों के इस्तेहकाम के लिए मिलकर कोशिश करनी। कल से इस पर काफी डिस्कशन हो रही है, और जेयूआई के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से तो ये भी कहा गया कि हमें तो पीपल्स पार्टी ने कह दिया था कि यही होंगे चीफ जस्टिस, लेकिन कमेटी में जाकर शायद
कोई इरादा बदल गया, तो चेयरमैन साहब के साथ कोई डिस्कशंस में जेयूआई के साथ ये कोई तय हुआ था या ऐसी कोई डिस्कशन उनके साथ? देखिए, चेयरमैन बिलावल साहब ने तो डे वन से ये बात बड़ी क्लियर रखी थी कि जी जो उस वक्त सेटअप, जो उस वक्त की का प्रोसेस है, उसके अंदर उनसे बारह पूछा गया। उन्होंने कहा एक तो पर्सन स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है, और दूसरा जो प्रोसेस है उसके अंदर जो नाम आ रहा है उससे वो सहमत है और उनको कोई उसमें एतराज नहीं है, ना उनको होना चाहिए। और उनके लिए तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल दिस इज हैपनिंग, आई सी इट। लेकिन अब यकीनन एक फोरम, एक और आईनी जो तरमीम थी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, एक पार्लियामेंट्री फोरम जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है और उस फोरम के अंदर ये डिसीजन मेकिंग आई। तो अब तो तरीकेकार भी चेंज हुआ है ना। जिस वक्त बिलावल साहब से ये क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त तरीकेकार दूसरा था। जब तरीकेकार बदला तो उसमें चेंज आया, और चेंज आया तो मैं समझती हूँ कि लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखने वाले कई लोगों ने इसे वेलकम भी किया है। देखिए, अगर हम अपने इदारे को खुद कॉन्ट्रोवर्शियल बनाएंगे, अपने इदारे की तकर्रुरी पर खुद उंगलियां उठाएंगे, तो कोई और आके उसका दिफा नहीं करेगा। इसीलिए हमें ग्रेस दिखाने की जरूरत है, ग्रेसफुली इस अमल को एक्सेप्ट करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन अब बतौर पार्लियामेंटेरियन आपके लिए ये सवाल अब सबसे अहम है कि ये जो रिलेशनशिप है या जो बैलेंस जिसको आप कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, अब आईनी तरमीम भी हो गई है और नए चीफ जस्टिस कल जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे, तो आपके ख्याल में ये रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप हो जाएगी? देखिए, अब वी ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। बहुत अंधेरे भी देखे हैं लोगों ने इस मुल्क के अंदर, बहुत परेशानियां, तकलीफें, केओस देखा है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हर हर टूटी फूटी जो जमहूरियत होती है ना, उसको चैलेंजेस का सामना होता है। हमारी कोई मजबूत जमहूरियत रही नहीं है। हमारी आजादी से लेकर अब तक 4 मर्तबा डिक्टेटर्स ने इंटरवीन किया है, और जितनी मर्तबा शुरू के अदवार में जमहूरी निजाम आया है उसे खतरात लाहक हुए हैं, उसे परेशानियां, उसे चैलेंजेस, थ्रेट्स लाहक हुए हैं, और ये हुआ है। मतलब 5 बरस पूरे होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी पहली मर्तबा, और हम इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से आगे भी कामयाबियां आएंगी रहमान, और हमें इन कामयाबियों को सेलिब्रेट करना। इट इज सैड कि हम आजादी के इतने बरस बाद भी इस तरह की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ट्रूली हमने 5 बरस पहली मर्तबा पूरे होने को भी सेलिब्रेट किया, व्हिच केम आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिकमिंग अ सॉवरेन नेशन। तो हमारे लिए आगे का रास्ता है जमहूरियत, और जमहूरियत के लिए जरूरी है कि हम इस तरह की ट्रांजिशन को कबूल करें, इदारों को मजबूत करने की कोशिश करें, चाहे उसमें हमें मिल बैठकर सर जोड़कर एक आगे का लायन बनाना पड़े, लेकिन वील ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स इट। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहबा मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा बात कर रही थी पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से, इस जुडिशियल ट्रांजिशन के हवाले से। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ये अहम तब्दीली, और इस तब्दीली का अमल जारी है। चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के थे, जस्टिस काजी फायजी साहब, वो आज रिटायर हो गए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी कल चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। ये ट्रांजिशन सुप्रीम कोर्ट के लिए बतौर इदारा क्या मानी रखती है, कितनी अहम हो सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हसनात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसनात, सबसे पहले तो ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, इसमें 5 जजेस ने शिरकत नहीं की, तो मंसूर शाह साहब के हवाले से, जस्टिस मंसूर शाह के हवाले से तो हमें मालूम है, लेकिन बाकी 4 क्यों नहीं आए, इसकी कुछ वजह सामने आई? देखिए, उनकी भी यही वजह थी जो मंसूर अली शाह साहब ने अपने खत में लिखी है। उन्होंने एक्सप्रेस नहीं की पब्लिक के सामने, लेकिन वजह सामने है कि काजी फैसल साहब के रोल से वो खुश नहीं थे, और उन्होंने जो वो इस हवाले से उनके कंसर्न थे कि जो जिस तरीके से अल्दिया इस वक्त कमज़ोर हो चुकी है एज इदारा, और दूसरी इदारों ने उस पर गलबा पा लिया है,
तो ये एक है मसला। इस सारी जो कुछ हुआ है, इवन जो एक पैनल में जो सीनियर मोस्ट थे, मंसूर अली शाह, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया, जैसे याहिया अफरीदी को, कि हाईली यानी एक नॉन कंट्रोवर्शियल जज हैं, लेकिन हैं तो जूनियर। तो जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी ये जजेस सारे काजी फैसल साहब को समझते हैं कि वो हैं सारा कुछ, और वो जो है वो इस पूरे आलाकार भी रहे हैं। उन्होंने हर मामले में मामनत की है कि अदलिया को कमज़ोर करने के हवाले से। लेकिन हज़रात, ये जो आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से हमने सुना है कुछ उन्होंने मुलाकातें भी की हैं, कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं। तो ये जो तकसीम है, इनकी नामजदगी या उनका जो आना है, क्या इस तकसीम को कम कर सकेगा या खत्म कर सकेगा? देखिए, अब देख रहे हैं कि मंसूर अली शाह जो है वो उम्रे के बाद उनका क्या लायामल होता है, जैसे याहिया अफरीदी क्या करते हैं, वो किस तरफ चीज़ों को लेके जाते हैं। याहिया अफरीदी साहब ने आज कहा है कि ट्रैकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो उसको अडेयर किया जाएगा। उसमें यह है कि हर इदारा अपने अपने जो वो दरकार में काम करेगा। तो अब जैसे याहिया अफरीदी जो हैं, जो ये 26वीं आईनी तरमीम है, इसके बाद क्या वो आंखें बंद करके भाई ठीक है जो हुआ है इस पे हमें इधर पे इसको चलना चाहिए, या इसको एग्जामिन किया जाएगा, फुल कोर्ट बनाया जाएगा। सबसे पहले ये है कि जो जुडिशल कमीशन बनेगा उसमें प्रिजाइडिंग जज जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के लिए वो किसको लाएंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। याहिया अफरीदी साहब क्या करेंगे, बज़ाहिर अभी तो वो मुस्कुराहट जो है वो उनके चेहरे पे नजर आ रही है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वो टेंस है। तो देखते हैं कि याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आईनी तरमीम है और जो कोर्ट की वर्किंग है, स्पेशली ये जो बेंचेस का मामला है, क्या इसको लेकर कोर्ट की जो वर्किंग है और जो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो केसेस को मुंतकिल कर रहा है आईनी बेंच को, क्या उसको लेकर आपको कोई इबाम नजर आता है? क्योंकि कुछ लीगल सर्कल्स का ये ख्याल है कि शायद अभी भी इसमें कुछ लूप होल्स हैं और एक और आईनी तरमीम की जरूरत पड़ सकती है। जी, इस तरह की बातें चल रही हैं कि भाई इसमें भाम है, जुडिशल कमीशन में प्रिजाइडिंग जज का होना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि जैसे याहिया अफरीदी या जो जुडिशल मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, वो जो इंटरप्रिटेशन का लॉ मिनिस्ट्री ने की है और क्लैरिफिकेशन जारी की है कि जी नहीं, ऐसा मसला नहीं है कि प्रिजाइडिंग जज की अपॉइंटमेंट पहले कैसे होगी, वो कोई इशू नहीं है। तो क्या उनकी बात को मान लिया जाएगा, इंडोर्स कर लिया जाएगा, ये असल चीज़ है। जुडिशल कमीशन का इजलास नेक्स्ट वीक होगा। तो हुकूमत जो है वो फ़िलहाल तो उसने समझ रही है कि हमने हर चीज़ कंट्रोल की है। देखते हैं कि असल में ये जो सारी चीज़ें लिंकअप है, सुप्रीम कोर्ट बार का जो एनुअल इलेक्शन है जो अगले हफ्ते हो रहा है, उस पे है कि वो कौन सा ग्रुप जीतेगा। अगर प्रो गवर्नमेंट ग्रुप जीत जाता है तो फिर अदलिया को बड़ा मेहनत करनी ज़्यादा होगी। अगर वो दूसरा ग्रुप जीतता है जो इन अमेंडमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो फिर यह है कि मैं समझता हूँ कि परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक और मामला जो बेंचेस के हवाले से है, वो ये भी कुछ इतलात हैं कि शायद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो का कानून है उसमें मजीद तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। अब एक बिल पहले आया, फिर उसके बाद जो है वो एक ऑर्डिनेंस जो है वो आया। तो क्या इसमें कोई मजीद तब्दीलियां आ सकती हैं या आने का इम्कान है? देखें, वो तो आएंगी। देखें, अब सारा निज़ाम अदलिया का इस वक्त उलझुल है, बिल्कुल डिमोरलाइज हैं जज, और कुछ जजेस का ये भी है कि चले जी ठीक है चलाया जाए निज़ाम को। तो इस वक्त स्पेस बड़ी कम है और एक रास्ता दिया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत पार्लियामेंट को कि हमें रेगुलेट कर सकते हैं आप। तो अब हर 6 महीने बाद कोई ना कोई लेजिस्लेशन हो रही है। इससे पहले 1.5-2 महीने पहले आर्डीनेंस आया है। आर्डीनेंस के ज़रिए जो है वो चीफ जस्टिस ने अपनी मनपसंद हम ख्याल जज को शामिल किया कमेटी में, और उसका ये हुआ कि उन्होंने अपना हम ख्याल बेंच बनाया। 63A में फैसला रिवर्स हुआ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मेरा ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब जो है वो बोलते नहीं हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप उनको कि वो क्या करेंगे। तो अब क्या होता है सूरत हाल, एक पता ये लग रहा है कि जिस तरह हुकूमत बहुत ज़्यादा यानी रोज़ कोई ना कोई चीज़ आ रही है लेजिस्लेशन के नाम पे,
बाहर ये लग रहा है कि मुल्क में और इशू ही नहीं है, सिर्फ अदलिया को कंट्रोल करना है, वही इशू है, तो फिर जजेस ऑफेंड भी हो सकते हैं। काजी, ये याद रखना चाहिए हुकूमत को कि अब काजी फैसला नहीं है। काजी फैसला जो थे वो निज़ाम की गारंटी थे और वो आउट ऑफ द वे भी अपने इदारे के साथ नहीं, हुकूमत मौजूदा निज़ाम के साथ खड़े होते थे। अब याहिया अफरीदी साहब पे है कि वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म की इकदाम करें जो काजी साहब करते थे। राइट, और साथ हमें ये जो तकसीम आज फुल कोर्ट रेफरेंस में नजर आई, कल अब जबकि तकरीब हलफबरदारी होने जा रही है, तो क्या ऐसी तकसीम हमें वहां भी जो है वो नजर आ सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कल नहीं होगी। कल जजेस होंगे, मे बी, मुझे नहीं, जैसे मंसूर तो है नहीं, जैसे मुनीब अख्तर में भी ना आए, लेकिन वो भी आ सकते हैं और सारे जजेस आएंगे। याहिया अफरीदी साहब से कोई मसला नहीं है किसी को, मसला था काजी फैसल साहब से, और रेफरेंस ना अटेंड करना ये याहिया साहब के हवाले से नहीं था, वो काजी फैसल साहब के हवाले से। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि जो है वो आज जिन जजेस ने नहीं शिरकत की वो करेंगे। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया हसनात मलिक, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और इस आम अदालती तब्दीली के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। संजानी टोल प्लाजा पर नामालूम अफराद ने दहशत गर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्जमान को लेकर जा रही थी कैदी वैन्स, उन पर हमला कर दिया। हुकूमत का यह कहना है कि यह हमला जो है वो संजानी टोल प्लाजा पर किया गया और उनका यह कहना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इसमें शामिल थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने दूसरी तरफ ये कहा है कि कैदी वैन्स पर हमला पुलिस ने खुद करवाया है और हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी, जबकि दूसरे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाली जा रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि कैदी वैन्स खड़ी करके मुतल्लिका जो SHO है शबीर तनोली, उसने वैन का शीशा तोड़ा और हमारे कारकुनान को ये कहा कि यहां से फरार हो जाओ। अब ये जो वाकया है, ये जिस तरह से पेश आया, इसके मुतालिक जो इस्लामाबाद के IG हैं सैयद अली नासिर रिजवी, उन्होंने इस वाकये से मुतालिक बताया कि संजानी टोल प्लाजा के करीब ये 3 कैदी वैन्स थी जो कि 82 मुल्जमान को लेकर जा रही थी और जिन पर हमला किया गया और इस हमले में जो है वो 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। उनका ये भी कहना था कि जो कैदी थे फरार होने वाले तमाम के तमाम, उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका ये भी कहना है कि हमला जिन लोगों ने किया उनमें वजीर बहबूद आबादी खैबर पख्तूनख्वा का बेटा भी शामिल था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये वाकया जिस तरह से पेश आया है, इस पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, अब से कुछ देर पहले अताउल्लाह तारड़ जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात है, उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अगर 9 मई के मुल्ज़मान को सजा मिल जाती तो फिर इस तरह का वाकया ना होता। दुनिया में और भी वाकयात हुए और दुनिया में जहां जहां इस तरह के वाकयात हुए तो वहां पर मुल्ज़मान को सजाएं मिली हैं और ये वाकयात इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको सजाएं जो है वो नहीं मिल रही। ये इस वाकये के हवाले से जो इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस हैं अली नासिर रिजवी, उन्होंने ये दावा किया है कि इस हमले के अंदर जो कैदी वैन्स थी उनमें फरार होने वाले कैदियों को फिर से गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया और उन्होंने कहा कि ये 82 मुल्ज़मान थे जिनको फरार करवाने के लिए हमला किया गया और उन्होंने कहा कि फरार होने वालों में 2 MPA भी शामिल थे जिन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो लोग हैं जिनको दोबारा से गिरफ्तार किया गया है, अब इन कैदियों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। ये जो है वो इनमें मुल्ज़मान में वो लोग भी शामिल थे जो कि D चौक के एहतजाज में भी जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और ये 187 मुल्ज़मान थे जिनको अदालत पेशी के बाद जो है वो अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। अब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली मीन गंडापुर, उन्होंने भी इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने इस वाक़े को जो है वो ड्रामा करार दिया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का यह कहना है कि ये इस्लामाबाद पुलिस का ड्रामा है। पेशावर से एक बयान अब से कुछ देर पहले उन्होंने जारी किया और उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस ये आए रोज इस तरह के ड्रामे कर रही है और ये ड्रामे उन्हें बंद करना पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जेल ले जाते हुए तरनौल के SHO ने अपने हाथ से वैन के शीशे तोड़े और ड्रामा रचाकर प्रिजन वैन के ताले तोड़कर सबको नीचे खड़ा कर दिया और वज़ीर आला
खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूं, ये मुल्क में लाख कानूनियत जो है वो कायम की जा रही है, और कहा कि उनके एक वजीर, एमपीए और वर्कर और सरकारी एहलकारों की आज जो है वो जमानत हो गई थी, और उस जमानत के बाद जो उनकी रिहाई थी उसको रोकने के लिए ये सारे का सारा जो है वो ड्रामा जो है वो किया गया। अब एक तरफ तो ये वाकयात है जिन पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल जो है वो जान सके, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी रिलीफ मिलने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, इंसदादे दहशतगर्दी इस्लामाबाद की जो अदालत है उसने बानी पीटीआई की जो बहन अलीमा खान है और उस्मा खान, उनके खिलाफ जो डी चौक एहतजाज केस था उसमें उनकी जमानत जो है वो मंजूर कर ली है और उनको रिहा करने का भी हुक्म दिया है। अब ये जो रिहाई हुई है ये उसके बाद हुई है जब गुज़िश्ता रोज तोशा खाना 2 केस था, उसमें इमरान खान की जो अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनको भी रिहा कर दिया गया और वो रिहाई के बाद वजीर आला हाउस पेशावर पहुंच चुकी हैं। ये जो रिहाइयां हैं जिसमें पहले बुशरा बीबी की रिहाई और फिर अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई, इस हवाले से जो है वो सेनेटर फैसल वाडा ने बुशरा बीबी की रिहाई पर यह कहा था कि उन्होंने पहले बता दिया था कि ये रिहाई जो है वो होगी। बहरहाल आज ये भी खबर सामने आई कि बुशरा बीबी ने पार्टी का एक हंगामी इजलास भी बुला लिया है और वो पेशावर में इजलास बुलाया गया है, लेकिन इस खबर की बाद में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जो है वो तरदीद कर दी थी और बैरिस्टर सैफ ने ये कहा था कि बुशरा बीबी की जानिब से इजलास तलब करने की जो है वो खबरें गलत हैं। लेकिन ये जो संगानी टोल प्लाजा पर पेश आने वाला वाकया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्जिमान थे, वो कैदी वैन्स में जा रहे थे, उन कैदी वैन्स पर हमला होता है और उन कैदी वैन से उनको जो है वो छुड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने इस तमाम की तमाम कोशिश को नाकाम बना दिया। ऐसा लगता है कि मामलात सूबे और वफाक के दरमियान एक मरतबा फिर से टेंस होने वाले हैं। इससे पहले भी जो है वो इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं। जब आपको याद होगा एहतजाज हुआ था और डी चौक में एहतजाज की कॉल थी, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से जो मशीनरी लाई गई थी और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जो एहलकार थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी और वफाकी हुकूमत और सूबे के दरमियान वो मामला भी अभी चल रहा है। लेकिन अब ये जो संगानी टोल प्लाजे वाला वाकया है, ऐसा लगता है कि इससे मामलात एक मरतबा फिर से वफाक और सूबे के दरमियान टेंस हो जाएंगे। बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर अभी भी दोनों तरफ से जो है वो बयानात आ रहे हैं, तफसीलात आ रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस अपना मौक़िफ़ दे चुकी है, हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ दे चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी इस पर बात कर रही है। हुकूमत का ये भी कहना है, जो वफाकी वज़ीर अता तारड़ है उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी उनके पास मौजूद है और ये तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से ये ड्रामा किया है और उन्होंने कहा कि ये हमले में जो तहरीक इंसाफ के ही लोगों की तरफ से किया गया उसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं और उन्होंने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस हमले में मुलव्वस थे। बहरहाल देखिए अब ये मामला जो है वो आगे क्या रुख इख्तियार करता है, इस स्टोरी पर हमारी जो है वो नजर रहेगी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो संगानी वाला वाकया है इस पर बात करने के लिए शौकत यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। शौकत यूसुफ ज़ई साहब बहुत शुक्रिया जो है वो आपके वक्त का। ये आपको क्या समझ आता है, ये मामला जो है वो क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है और इस पर हुकूमत ये क्यों कह रही है कि हमला होता है और आप लोगों ने बंदे छुड़ाने की कोशिश की है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये इस तरह के ड्रामों से मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ही सोशल मीडिया का दौर है, जिस तरीके से इन्होंने वारदात की है हुकूमत ने और ये साबित करने की कोशिश की है कि ये सियासी लोग नहीं है, दहशतगर्द हैं। मेरे ख्याल से ये अब मुल्क के अंदर अगर इस तरह घटिया हरकतें भी शुरू हो गई तो कैसे चलेगा, ये निज़ाम कैसे चलेगा? क्या इस मुल्क के अंदर सियासी मुखालिफत से इस तरह की वारदात हो सकती है? आपने जो मुखालिफिन को उनको कुचलने के लिए ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है? मतलब आप खुद देखें कि ये वहाँ पे कैमरे मौजूद हैं, वहाँ पे हर पुलिस वाले के साथ आपको पता है कि वीडियो वो मोबाइल मौजूद होता है। अगर इस तरह की हरकत होती है तो फिर उसकी वीडियो भी बन जाती है। वो तो वजीर इत्तलात तो कह रहे हैं, जो अता तारड़ है वो कह रहे हैं कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है इसकी, इस सारे वाकये की।
देखिए आप देखें, बिल्कुल अगर है तो बिल्कुल वाज़ेह करें। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आप कैदियों को ले जा रहे हैं, फिर उनको ट्रेन से उतार के इस तरह छोड़ रहे हैं, ये आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारा लेवल इस हद तक गिर गया है। क्या हम इस तरह अपने कैदियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो कैदियों के लिए, उनकी जान के लिए भी एक खतरा है। इस तरह ये तो हमने सुना था कि पुलिस वाले जो है वो इस तरह जाली मुकाबले कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका तो मैंने पहली दफा देखा है कि इतने सारे लोगों को लाके और इस तरह की हरकतें करना। फिर ये मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए, आला सतह की होनी चाहिए। अच्छा। और गैर जानिबदार तरीके से जुडिशियल इंक्वायरी। लेकिन ये हो सकता है शौकत साहब, एक पॉसिबिलिटी शायद इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि चले कोई क़यादत की तरफ से नहीं, लेकिन किसी वर्कर ने जिस तरह से वो एक एमपीए के बेटे का कह रहे हैं कि वो भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल है, तो वर्कर किसी ने अपने तौर पर जो है वो ऐसा मामला किया हो या ऐसी कोशिश की हो? देखिए कानून तोड़ना, कानून कोई भी तोड़े, चाहे वो वजीर आजम का बेटा हो, चाहे वो हमारा बच्चा हो, कोई भी हो, कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पे मामला वो नहीं है जो दिखाया जा रहा है, ये एक जाली मुकाबला दिखाया जा रहा है। एक जाली तरीके से भी हमला हो गया, तो क्या इतने सारे जो कैदियों को ले जाना होता है, तो क्या पुलिस नफरी जो है वो सो रही थी? क्या उन्होंने क्या किया है? कौन सा इकदाम किया? को पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, वो लोग जा ही नहीं रहे थे। जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सियासत को बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट बना रहे हैं और सियासत को गाली बनाया जा रहा है। लोग हंसेंगे कि ये सियासत इसको कहते हैं। यहाँ तक नौबत आ गई है, तो मेरे ख्याल से जो ड्रामा उन्होंने किया है उसमें ये फ्लॉप ड्रामा है और इससे ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इस वाक़े के हवाले से बात कर रहे थे। बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, देखिए इस मामले पर तहकीकात क्या होती हैं, क्या मजीद तफसीलात इस हवाले से सामने आती हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नज़र को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।